नमस्कार साथियों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सेकंड ग्रेड साइंस में रसायन विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। चलिए तो हम अपने प्रश्नों के साथ शुरू करें। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का द्रव्यमान होता है और वो द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। देखिए, द्रव्यमान लगभग शून्य होता है लेकिन वह ऊर्जा को वहन कर सकता है। तो हम मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की अगर बात करें तो मैक्स प्लांक ने ये जो हमारी विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, ईएम वेव जिनको अपन बोलते हैं, उनके लिए बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं ये ऊर्जा को वहन करती हैं और इनकी जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स में बंधी हुई होती है और यह ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन ऊर्जा के छोटे पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटोन कह देते हैं, जिसका अगर प्लूरल बनाएं तो इसका प्लूरल कहलाएगा क्वांटा। ठीक है, तो ऊर्जा का वहन करने वाले जो पार्टिकल हैं उनको अपन कहेंगे क्वांटम या फोटोन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, एक इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण है। देखिए, आपसे विरोधी कण पूछा है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है लेकिन उसका चार्ज अपोजिट आपका हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज होता है -1 यूनिट, या फिर अगर हम कूलाम में डिस्कस करें तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि नेगेटिव या ऋणावेशित पार्टिकल है, और इसका द्रव्यमान जो होता है ये आपका हो जाएगा 9.1 10⁻31 kg के आसपास। ठीक है, अब अगर हम कहें दैट इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कौन सा है, तो देखिए प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 यूनिट होता है, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जितना ही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, तो ये विरोधी कण हो सकता है। लेकिन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 1840 गुना अधिक होता है, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम बीटा कण की बात करें तो बीटा कण यह तो इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेगा, -1 E0 होता है, ये तो प्रोटॉन के ही समान है। अल्फा कण जो होता है ये आपका हीलियम का नाभिक होता है, जिसको हम 2He4 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम अल्फा पार्टिकल या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नोटेशन के द्वारा। यह हीलियम परमाणु का नाभिक होता है जो प्रोटॉन की तुलना में 2 गुना आवेशित होगा, इसलिए यह भी इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण नहीं हो सकता। तो ये पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण होता है, जिस पर प्रोटॉन, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसकी तुलना में +1 आवेश पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण हम कहेंगे निम्न में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सोने की पतली पन्नी द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन एक परमाणु में किसकी उपस्थिति का सुझाव देता है। तो ध्यान दें, देखिए जो हमें परमाणु संकल्पना सुझाई गई थी, उस परमाणु की संरचना के लिए अनेक मॉडल डेवलप किए गए थे, जिनमें से एक मॉडल जो था वो हमें रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने अपने जो 2 स्टूडेंट थे उनके साथ में मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने सोने का जो एक पतली पन्नी ली, जो कागज से भी पतली थी, कागज से कम मोटाई की इस पतली पन्नी पर इन्होंने तेज गति से आते हुए अल्फा कणों की बौछार करवाई। ठीक है, तेज गति से आते हुए अल्फा कणों की इन्होंने बौछार करवाई, और जब ये अल्फा पार्टिकल इस पर बौछार करते हैं तो यहाँ से क्या हुआ कि इनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, जिस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने देखा कि अधिकांश यानी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो तो सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो बाहर की तरफ डेविएट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल इन्होंने देखा कि 1 आउट ऑफ 10,000 अल्फा पार्टिकल जो थे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर लौट गए। अब इसी को इन्होंने सुझाव में कहा कि भाई ये अल्फा पार्टिकल जो हैं वो धनावेशित होते हैं। कैसे हैं ये? पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये अल्फा पार्टिकल चूंकि बाहर की तरफ डेविएट हो जाते हैं, इसका मतलब इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में कोई ना कोई छोटा केंद्र होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और इसे इन्होंने नाम दिया था नाभिक। तो रदरफोर्ड ने
अपने गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में बताया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा धनावेशित कण पाया जाता है जिसको हम नाभिक बोलते हैं। प्लस दूसरा इन्होंने कहा कि नाभिक से टकराकर ये अल्फा कण वापस आ गए, इसका मतलब नाभिक में जरूर इतना द्रव्यमान या ताकत होनी चाहिए जो तेज गति से आते हुए अल्फा कणों को वापस प्रकीर्णित कर देता है। इसका मतलब परमाणु का 100% मास, संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो भी इस छोटे से केंद्र में पाया जाता है जिसको अपन नाभिक कह देते हैं। तो सोने की पतली पन्नी द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन में हमें परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक की डिस्कवरी हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई सन 1896 में, और इसके लिए इन्होंने कैथोड किरण वाला प्रयोग अपना किया था। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन ने 1919 में की थी। गोल्डस्टीन ने कब? 1919 में की थी। और सोने के समस्थानिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे दैट रदरफोर्ड ने अपना सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट वाला प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इस नाभिक में परमाणु का 100% पॉजिटिव चार्ज प्लस 100% मास पाया जाता है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जैसे धरती सूर्य के चारों ओर सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बोर का प्रतिरूप व्याख्या कर सकता है। अब अगर हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल की बात करें, ध्यान रहे नील्स बोर को जो परमाणु मॉडल था उस परमाणु मॉडल के लिए नील्स बोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जहां नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बारे में पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि यह केवल और केवल वन इलेक्ट्रॉन तंत्र की व्याख्या कर पाता है। वन इलेक्ट्रॉन तंत्र के क्या मायने? तो हम कहेंगे केवल ऐसा परमाणु, अणु या आयन जिसमें मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं की व्याख्या ये कर पाएगा। यानी यह हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर सकता है, यह लिथियम +2 धनायन को एक्सप्लेन कर सकता है, और ये H2+ द्विहाइड्रोजन एकल धनावेशित अणु आयन को यह रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी केवल ऐसे सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाया नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जिनमें मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को कंसीडर नहीं किया। तो बोर का प्रतिरूप व्याख्या कर सकता है, हम कहेंगे सोन स्पेक्ट्रम की नहीं, हाइड्रोजन अणु का स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन अणु के पास में तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन भी पॉसिबल नहीं है। केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की, तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की तो ये व्याख्या कर सकता है, लेकिन केवल हाइड्रोजन परमाणु नहीं, जितने भी एक इलेक्ट्रॉन तंत्र हैं उनकी यह व्याख्या कर सकता है। तो हम कहेंगे परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं? तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करें कि ये समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए 2 शब्दों से मिलकर यह बना हुआ सम प्लस स्थानिक। सम यानी समान, यानी कि वो तत्व जिनको समान स्थान दिया गया है, कहाँ? आधुनिक आवर्त सारणी में। और अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को स्थान उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया जाता है। यानी वो तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा उसको आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही जगह, एक निश्चित जगह पर स्थान दिया गया है। और यह परमाणु क्रमांक किसके आधार पर? यह है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए देखिए 3 समस्थानिक हमारे पास में ज्ञात होते हैं। कौन कौन से? 1H1, 1H2 और 1H3, जिन्हें हम क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कह देते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं, जहां प्रोटियम मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोजन है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ड्यूटेरियम इसे हेवियर हाइड्रोजन कह देते हैं जिसकी मात्रा लगभग 1.5% तक होती है। और ट्राइटियम यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जिसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो हाइड्रोजन के कितने? 3 समस्थानिक हमारे पास में हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और
ट्राइटियम। और आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया है, क्योंकि तीनों समस्थानिकों के लिए देखिए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एक होती है। वेरी क्या कर रहा है, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर वेरी कर रही है। जैसे प्रोटियम के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 0, ड्यूटेरियम में हो जाएगी 1 और ट्राइटियम के लिए संख्या हो जाएगी 2। तो ड्यूटेरियम में और प्रोटियम में और ट्राइटियम में कुल मिलाकर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या वेरी हो रही है, प्रोटॉन की संख्या समान है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में इनको समान स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को देखिए सिंपल रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हम रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रदर्शित करते हैं वो रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां हम ध्यान दें रासायनिक समीकरण में जो बाईं ओर लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट, जिसकी आपस में अभिक्रिया करने से उत्पाद हमें प्राप्त हो जाते हैं। और जो दाईं ओर है जो हमें बनता है या प्राप्त होता है उसको हम कह देते हैं उत्पाद। अब ये जो अभिकारक या रिएक्टेंट हैं ये फिर से दो प्रकार के हमारे होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार का हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं क्रियाधार या सबस्ट्रेट, और दूसरे प्रकार का जो है इसको हम कहते हैं रिएजेंट या अभिकर्मक। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कहेंगे दैट अभिकारक हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला है क्रियाकारक क्रियाधार और दूसरा होता है अभिकर्मक, जिनमें क्रियाधार हमारा क्या, वह जिस पर अभिकर्मक या रिएजेंट का आक्रमण होता है, और अभिकर्मक कौन, वो जो आक्रमण करता है, और इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं रिएक्टेंट। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में आपस में क्रिया करके उत्पाद में बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें से हम कहेंगे क्रियाधार, यह एक विशेष प्रकार का अभिकारक है जिस पर अभिकर्मक का आक्रमण होता है। क्रियाफल या उत्पाद जो हमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, और अभिक्रिया यह हमारे केमिकल चेंजेस को दर्शाने वाली रासायनिक समीकरण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी क्रियाकारक या रिएक्टेंट इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सबसे बाह्य कोश को सूचित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अब अगर हम देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का परफॉर्मा देखें तो उस आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एस ब्लॉक होता है, सबसे राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है, एस और पी के बीच में यहाँ डी ब्लॉक होता है, और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी एक आवर्त की बात करें तो एक आवर्त में तत्व एस ब्लॉक से स्टार्ट होते हैं और लास्ट तत्व जो है वो पी ब्लॉक में खत्म हो जाते हैं। जहां एस ब्लॉक के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं NS1 NH2 हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो है वो N-1 डी उपकोश में भरे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D 10 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, यानी 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे, और ये NH2 हो जाएगा। वहीं पी उपकोशों में इलेक्ट्रॉन NH2 के बाद भरे जाते हैं, यानी NH2 NP 1 से 6 तक ये हो जाएंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि देखिए पी उपकोश में जहां इलेक्ट्रॉन 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग के तत्वों में भरे जाते हैं, अंतिम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी आवर्त में वो हो जाएगा NH2 NP6। उसके बाद जैसे ही हम एक और परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे तो अगला तत्व जो है वो नेक्स्ट आवर्त में बिलोंग करता है। जैसे अगर हम फोर्थ आवर्त की बात करें तो फोर्थ आवर्त में पाए जाने 18वें वर्ग का जो तत्व होता है वो होता है आपका क्रिप्टन, Kr परमाणु क्रमांक 36, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 4s2 4p6। तो 37 परमाणु क्रमांक वाला तत्व फिर से किसमें, पांचवें आवर्त से बिलोंग करेगा, और पांचवें आवर्त में आते ही इसका संयोजकता कोश क्या हो जाएगा 5s1 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि s उपकोश में जैसे ही नया तत्व आता है उसके लिए क्या होता है, बाह्यतम कोश यानी n का मान बदल जाता है। तो लास्ट तत्व जो पी उपकोश में भरा गया है वो 18वें वर्ग में भरा गया है, और 18वें वर्ग के देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है NH2 NP6 है। तो बाह्यतम कोश में मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो सकते हैं। और ये जो बाह्यतम कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं
इसको हम वैलेंसी शेल या संयोजकता कोश कह देते हैं। तो संयोजकता कोश यानी बाह्यतम कोश, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब ये देखिए आपको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस कोश की बात करें तो देखिए सबसे पहले नील्स बोर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी परमाणु संकल्पना दी, और उन्होंने अपनी परमाणु संकल्पना में मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सजेशन दिया, जिसको इन्होंने स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित किया। जहां मुख्य क्वांटम संख्या या स्मॉल एन जो है वो कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर या शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। जहां इस एन का जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार आगे फुल इंटीजर से दिया जाता है। जहां एन का प्रत्येक मान एक कैपिटल लेटर में अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो आपका हो जाएगा क्रमशः के, एल, एम, एन और इसी प्रकार आगे अगर हम कहें तो ये ओ, पी, क्यू, आर होता चला जाएगा। तो अब देखिए हमें एनवा कोश दिया है, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया है, तो एन कोश के लिए हम देख रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान कितना है, 4 है। अब हमसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो हम कहेंगे किसी एन कोश में, छोटा एन हमने यहाँ लिखा है जो मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी एन कोश में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे होते हैं 2n²। कितने हो जाते हैं, 2n²। जहां n के मान कितना है, देखिए nवे कोश के लिए n का मान हमारे पास में हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4², यानी हमारे पास में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन n बराबर चौथे कोश में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैपिटल एन ये किसको, चौथे कोश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चौथे कोश के लिए n बराबर 4 हमारे पास में है, इसलिए 2n² बराबर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चौथे कोश में हमारे रह सकते हैं। जहां हम जानते हैं n बराबर चौथा कोश जो है वो l बराबर 0, 1, 2, 3 यानी 4 उपकोशों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम क्रमशः SPDF उपकोश कहते हैं, और इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होती है। तो इन सभी का हम सम करें तो ये कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में है, स्मॉल n बराबर 5 के ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए अभी हमने कहा मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, किसने डिस्कवर किया इसे, नील्स बोर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। ये क्या बताता है, यह मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कोश, कक्ष, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट के बारे में रिप्रेजेंट करता है। इस nवे कोश में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये 2n² फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। वहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की जो संख्या है, ऑर्बिटल्स की जो संख्या है उसको हम n² के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए n बराबर 5 हमें दे रखा है, स्मॉल n का वैल्यू 5, तो स्मॉल n बराबर 5 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 5² यानी 25 कक्षक यहाँ पर हमारे उपस्थित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो हम कहेंगे 2 × 5 का स्क्वायर यानी 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5वें कोश में हम मैक्सिमम भर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमसे ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या पूछ रहा है वो हमारे लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सोने का रासायनिक प्रतीक है। देखिए अब सोना जिसको हम गोल्ड कहते हैं, तो गोल्ड इसका इंग्लिश नेम है। अगर इसका रासायनिक प्रतीक इंग्लिश नेम से बना होता तो इसका सिंबल G या G से स्टार्ट होने के बाद में कुछ होता, लेकिन अब हम जानते हैं कि भाई जो रासायनिक सिंबल बने हैं या तो वो इंग्लिश नेम या फिर वो लैटिन नेम से बिलोंग करते हैं। किससे, लैटिन नेम से बिलोंग करते हैं। और गोल्ड जो है इसका लैटिन नाम होता है ऑरम, जिसको हम AURAM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एटॉमिक सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल A और उसके बाद में स्मॉल u हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं AG यह अर्जेंटम यानी सिल्वर या चांदी को रिप्रेजेंट करता है। AS ये आर्सेनिक के लिए एटॉमिक सिंबल होता है, और GD यह गैडोलिनियम एलिमेंट का
रासायनिक सिंबल हमारा होता है। तो Au ऑरम या गोल्ड इसका सोने का एटॉमिक सिंबल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा है नमक का तेजाब किसे कहते हैं। देखिए अब ये नमक का तेजाब जो है ये हमारे जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनमें किसी एसिड का रासायनिक नाम है जो कमर्शियल नेम से ये मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला अम्ल है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। इसको ही हम क्या कह देते हैं, इसे ही हम नमक का तेजाब कह देते हैं। ठीक है। सेकंड ये हमारा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो हमारा साधारण नमक होता है। HNO3 इसे हम नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। और H2SO4 इसे हम सामान्य नाम कह देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या ये जो हमारा अम्ल है इसे हम अम्लों का राजा भी कह देते हैं। तो देखिए 2 टर्म आपकी होती हैं यहाँ इस राजा से रिलेटेड। पहला तो होता है अम्लों का राजा, जो तो हमारा हो जाएगा H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कहीं आपको अगर अम्लराज लिखा हुआ मिले तो यह अम्लराज जो होता है उसको हम एक्वा रेजिया जो बोलते हैं, ये H2SO4 ना होकर के कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 का 3:1 में बना हुआ मिक्सचर होता है, जहां सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को अगर 3:1 में आप मिला लें तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम अम्लराज या एक्वा रेजिया कह देंगे। तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे हम कहेंगे नमक का तेजाब, HNO3 ये आपका कहलाएगा नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा कहते हैं। साथ ही हमें याद रखना है किसे, अम्लराज को। ये किसका, HCl और HNO3 का 3:1 में बना हुआ मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 HCl हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक परमाणु कक्षक का अभिविन्यास नियंत्रित होता है। तो देखिए कुल मिलाकर हम किसी परमाणु को अगर प्रदर्शित करें तो परमाणु को दर्शाने के लिए हमारे पास में 4 तरह की क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम क्रमशः N, L, M, S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ N जो है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, और यह किसी परमाणु में उपस्थित कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। किसे, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। वहीं L जो है ये हमारा कहलाता है दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यह किसी परमाणु में कक्ष में पाए जाने वाले उत्कोश या शब्दशेल को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। तीसरा जो हमारा है M, इसको अपन बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यह किसी परमाणु उपकोश में पाए जाने वाले कक्षकों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। और S, यह चक्रण क्वांटम संख्या हमारी कहलाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को दर्शाती है कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और किस तरह से स्पिन कर रहा है। तो कुल मिलाकर 4 क्वांटम संख्याएं हमारी हो गई। N, L, M, S से हमने इसको प्रदर्शित किया, जहां N हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, L दिगंशी क्वांटम संख्या है, M चुंबकीय क्वांटम संख्या है और S चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, जो क्रमशः कक्ष, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को दर्शाती है। तो देखिए परमाणु कक्षक से रिलेटेड हमसे प्रश्न पूछा है तो हम कहेंगे परमाणु कक्षक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो परमाणु कक्षक के अभिविन्यास को नियंत्रित करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो हम ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो सर जे थॉमसन के द्वारा की गई, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1896 में की, और इसके लिए इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किया, जिसके लिए इन्होंने कांच की बनी हुई एक बंद नलिका ली, और इस कांच की बनी हुई बंद नलिका में इन्होंने 2 धातु की छड़ लगाकर इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए, और इन्हें इन्होंने 10,000 वोल्ट के एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जहां इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया, और इस वैक्यूम पंप लगा करके इस कांच की नलिका में इन्होंने निर्वात क्रिएट कर दिया, हवा यहाँ पर रखी नहीं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पीछे की तरफ इन्होंने एक ल्यूमिनेसेंट मटेरियल जिसको अपन जिंक सल्फाइड बोलते हैं उसकी इन्होंने कोटिंग कर दी। तो जब 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाकर इन्होंने सर्किट को ऑन किया तो इन्होंने पाया कि ये जो ल्यूमिनेसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड का जो प्रतिदीप्त पदार्थ है, इस पर यहाँ पर इन्हें चमक दिखाई देना शुरू हो जाती है, और जैसे ही यहाँ चमक लगना शुरू होती है उन्होंने कहा कि इस ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जिसको इन्होंने कैथोड नाम दिया, इस ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से तरंगें निकलती हैं, और ये तरंग एनोड के पीछे जाकर उसे टकराती हैं और वहां पर चमक दिखाई देती है। और फिर उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये कैथोड किरणें
कणों से मिलकर बनी हुई है, इनकी कणीय प्रकृति को भी इन्होंने प्रतिपादित किया और वहां पर इन्होंने कहा कि जो कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी हुई होती है उन कणों को अपन इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की, सर जे थॉमसन ने की। कौन सा प्रयोग? कि कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। कहाँ किया? कांच की बनी हुई बंद नलिका में किया 1896 में, जहां इन्होंने पाया कि कैथोड किरण का जो पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इसकी प्रकृति गैस जो कांच के जो हमारा कांच की जो नलिका है उसमें भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1896 में जे थॉमसन के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? देखिए, अगर हम किसी तत्व का सिंपल नोटेशन दें तो ये हमारा होता है जेड, एक्स और ए के द्वारा दिया जाता है, जहां जेड उस तत्व का परमाणु क्रमांक है, एक्स उस तत्व का प्रतीक या एटॉमिक सिंबल हमारा होता है, और ए उस तत्व की द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। जहां अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो यह परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। वहीं द्रव्यमान संख्या जो है वो किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाली प्रोटॉनों की संख्या यानी जेड प्लस नाभिक में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हम ध्यान दें कि हमने नाभिक का किसी परमाणु का द्रव्यमान जो रिप्रेजेंट किया है उसमें इलेक्ट्रॉनों को मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है अगर उसको हम एक इकाई माने तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उससे लगभग 1840 गुना अधिक हो जाता है। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कंसीडर करते हैं तो उस टाइम हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या कर लेते हैं? नेग्लिजिबल या नगण्य काउंट कर लेते हैं। और चूंकि इसका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है इसलिए परमाणु द्रव्यमान की कंसिडरेशन में हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कंसिडर नहीं करते। तो द्रव्यमान संख्या अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का प्रदर्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? तो अगर हम डाल्टन की परमाणु संकल्पना की बात करें, किनकी? डाल्टन की परमाणु संकल्पना की बात करें तो डाल्टन ने अपनी परमाणु संकल्पना में कहा कि किसी भी पदार्थ के वो सबसे छोटे कण जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करें तो किसी एक इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमें जे थॉमसन ने कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं यानी ऋणावेशित कण हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश का क्वांटम होते हैं, यानी आवेश का सबसे छोटा मान जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के रूप में पाया जाता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी प्लस तो नहीं हो पाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना? -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर भी जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन प्रोटॉन हमारे कैसे हैं? धनावेशित कण होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ये तो हमारे लिए सही है इलेक्ट्रॉनों के आवेश के लिए। अगर आपसे प्रोटॉन पर आवेश पूछा जाता तो हम सेम मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज कह देते, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन के चार्ज के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का n बराबर 2 कक्षा में कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा? ठीक है, तो देखिए नील्स बोर ने जो हमें अपना परमाणु मॉडल दिया तो उस परमाणु मॉडल के लिए इन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिए, जहां इन्होंने बताया कि अगर हम किसी परमाणु के केंद्र में नाभिक को मान रहे हैं, जहां नाभिक में हमारे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है, जैसा कि हमें रदरफोर्ड ने बताया, तो नील्स बोर ने बताया कि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित कण हैं वो निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ये जो पथ जिस पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो निश्चित होता है और ये वृत्ताकार पथ है, जिसे इन्होंने कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर का नाम दिया और इसे n से प्रदर्शित किया। दूसरा इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट फोर्स यानी कुल बल जो है वो शून्य होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ना तो आकर्षण महसूस करता है ना ही प्रतिकर्षण महसूस करता है, इसलिए ये जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से ही लगातार चलता रहेगा, इसकी किसी तरह की कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। तीसरा इन्होंने बताया कि जब यह इलेक्ट्रॉन
N1 ऊर्जा स्तर से N2 ऊर्जा स्तर में जाता है, Ni से Nf में जाता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से अगर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी ऊर्जा लेता है, ठीक है, प्लस में एनर्जी लेता है। और अगर वाइस वर्सा होता है, उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। चौथा इन्होंने कहा कि अगर ये m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है और r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो इसका जो कोणीय संवेग है वो h/2π का होल नंबर मल्टीपल है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करने के काम आता है। ये n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है जिसमें यह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ? सेकंड कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो n का वैल्यू हम रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2h/2π, या हम कह देंगे इसका कक्षीय कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? h/π हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर भी हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कैथोड किरणों में होता है। अब कैथोड किरणों की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई कैथोड किरणें जे थॉमसन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में काम में ली गई थी, ये कैथोड किरणें जो होती हैं ये ऋणावेशित किरणें होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं और साथ ही इनमें क्या पाया जाता है? द्रव्यमान भी पाया जाता है, यानी इनमें आवेश और द्रव्यमान दोनों ही पाया जाता है। आवेश कैसा? ऋणावेश इनका होता है, और द्रव्यमान कैसा कि इनका द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है पर यूनिट में, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब या हम कहें कांच की बनी हुई नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। आपने कौन सी गैस भरी है इससे कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो हमेशा कितना 9.1 10⁻³ kg जो होता है वो होके रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कैथोड किरणें जो हैं उनमें आवेश और द्रव्यमान दोनों हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। अब ये आपसे परमाणु क्रमांक पूछा हुआ है तो हम कहेंगे परमाणु क्रमांक यानी Z जो होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अब अगर परमाणु क्रमांक पूछा है तो हम कहेंगे केवल और केवल किसकी? प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ये क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या आपकी होती है। तो अगर द्रव्यमान संख्या पूछा होता, परमाणु भार पूछा होता तो हम सी ऑप्शन को टिक करते। इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कोई चीज प्रदर्शित नहीं होती, और न्यूट्रॉन की संख्या ये हम निकालेंगे कैसे? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा करके हम निकाल लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या? यह केवल और केवल प्रोटॉन की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या हम कहें कि अगर आपके पास में दिया गया परमाणु उदासीन है तो इस उदासीन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो भी इस परमाणु के परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु में केवल 2 ही चार्ज पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, जिनके चार्ज का परिमाण समान होता है लेकिन जो साइन है वो अलग अलग होता है, जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेशित और प्रोटॉन धनावेशित हो जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक ये प्रोटॉन की संख्या से प्रदर्शित किया जाएगा, या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी? देखो तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि परमाणु की अगर हम डिस्कवरी की बात करें, परमाणु की संरचना की बात करें, तो सबसे पहले परमाणु संरचना में जो मॉडल दिया गया था वो 1896 में जे थॉमसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। और इस प्लम पुडिंग मॉडल में इन्होंने एक कण डिस्कवर किया था जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने का काम किया था किन्होंने? जे थॉमसन ने। अगर हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करें जो 1905 में रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट के साथ में एक्सपेरिमेंट करके निकाला था, वहां पर उन्होंने परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाले धनावेशित कण और जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान पाया जाता है ऐसे कण को इन्होंने बताया, और इस कण को अपन बोल देते हैं नाभिक, जहां इन्होंने बताया कि ये जो नाभिक है इस पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो नाभिक की खोज करने का श्रेय किन्हें दिया जाएगा? रदरफोर्ड को दिया जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें नील्स बोर की, तो नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल जो दिया था उसके लिए उन्हें 1913 में क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नील्स बोर ने मुख्य क्वांटम संख्या यानी ऊर्जा स्तर की बात की। उन्होंने परमाणु और मतलब इलेक्ट्रॉन या नाभिक ये तो पहले ही उनसे डिस्कवर हो चुके थे। वहीं नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बाद में सन 1919 में हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन ने
ये जो धन किरणें या धनावेशित नाभिक होता है उसके लिए इन्होंने बताया कि नाभिक में पाए जाने वाले जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन कह देते हैं। और 1919 के बाद में यानी 1934 में जेम्स चैडविक नाम के जो हमारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज की, जहां इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण होते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई कहे प्रोटॉन की खोज तो हम कहेंगे 1919 में गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, लेकिन नाभिक की खोज 1905 में रदरफोर्ड के द्वारा इन्होंने नाभिक को बता दिया था। तो हमसे नाभिक के लिए पूछा गया है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लैटिन प्रतीक वाला तत्व है। तो देखिए लैटिन, ये हमारे जो तत्वों के नाम दिए गए थे वो तत्वों के नाम हमारे दो लैंग्वेज में दिए गए हैं, या तो वो इंग्लिश है या तो वो लैटिन लैंग्वेज में नाम दिए गए हैं। तो कुछ तत्व जैसे मैंगनीज हम कहें, इसका नाम इसके इंग्लिश नाम के आधार पर दिया गया है। ऐसे ही सिलिकॉन हम कहें तो इसका नाम भी इसके इंग्लिश नाम के आधार पर दिया गया है। और एल्यूमिनियम अगर हम कहें तो इसका प्रतीक जो है वो भी इसके इंग्लिश नाम के आधार पर दिया गया है। लेकिन तत्व सोडियम, इसको अगर हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करें तो इसका स्पेल हो जाता है SODIUM, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Na। अब ये कैपिटल N और स्मॉल a है जो इसके किस नाम के आधार पर, लैटिन नाम के आधार पर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कोई तत्व हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से क्रिया करके यौगिक बनाता है। तो हमसे कहा गया है, मान लीजिए एक एलिमेंट है जो हमने कहा A और यह हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से क्रिया करता है, यानी AH3 प्रकार का कंपाउंड ये बना लेता है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम जानते हैं दैट हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर यह अपने निकटवर्ती तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो हाइड्रोजन का निकटतम अक्रिय गैस विन्यास यानी हीलियम के बराबर का विन्यास कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ही 3 हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ए के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होकर के AH3 प्रकार का कंपाउंड बना लेते हैं। अब स्टेबिलिटी करने के लिए इस ए को भी क्या करना पड़ेगा, अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करना पड़ेगा। और अष्टक पूर्ण करने के लिए इसने क्या किया, H के 3 परमाणुओं के साथ में कॉम्बिनेशन कर लिया। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा इस एलिमेंट ए ने किया है, अतः इस एलिमेंट ए की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यौगिकों को संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे क्या कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि यौगिक क्या है। तो हम कहेंगे यौगिक यानी वो जिसमें कोई एलिमेंट ए और कोई एलिमेंट बी, या तो कम से कम 2 एलिमेंट हो सकते हैं या 2 से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा एलिमेंट ए, बी और सी, जब ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, जैसे 1:1:1 में कंबाइन हो तो ये बन जाएगा हमारे ABC, ये हमारा हो जाएगा यौगिक। अगर ये 1:2:1 में कंबाइन है तो ये बन जाएगा हमारे यौगिक AB2C, यानी वो जिसमें एलिमेंट का कॉम्बिनेशन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, तो उसे हम कहेंगे यौगिक। अब ये जो यौगिक हैं उनमें उपस्थित तत्वों को उनके सही रूप में दर्शाने का जो तरीका है वो आपका कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में कितने 2 एलिमेंट हमारे उपस्थित हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका रेशियो क्या है 2:1 है। तो ये हाइड्रोजन, ये जल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा H2O। ऐसे ही अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में देखिए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है 6:12:6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। अगर हम इसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के रूप में दर्शाएं, जैसे ग्लूकोज का हमारा अणुसूत्र है C6H12O6, अगर हम इन एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखें तो ये हो जाएगा 1:1। और जब हम इसे 1:1 लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ये तो होगा अणुसूत्र, और अगर सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात हमें लिखना है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कपड़ा धोने वाला सोडा है। अभी देखिए कपड़े धोने वाले सोडे की अगर हम बात करें तो कपड़े धोने वाले सोडे का हमारा फॉर्मूला होता है Na2CO3 Na2CO3.10H2O, यानी यह सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सोडियम सल्फेट ये आपका हो जाता है Na2SO4,
सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक या साधारण नमक जिसको अपन बोलते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है NaOH। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, इसको अपन क्या कह देते हैं, कपड़े धोने का सोडा, लेकिन कब, जब इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल, 10 हाइड्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखें, एक या अधिक परमाणुओं का आवेशित समूह क्या कहलाता है। अब देखिए, हमसे जैसे आवेशित की बात करी तो हम जानते हैं जो आवेशित होते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं। अब चाहे ये एकल परमाणु हो जैसे सोडियम धनायन की अगर हम बात करें, या यह परमाणुओं का समूह हो जैसे सल्फेट आयन की अगर हम बात करें, जिसमें एक सल्फर 4 ऑक्सीजन और ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाता है। तो आवेशित है यानी धनावेशित या ऋणावेशित दोनों हो सकते हैं। तो ये जो आवेशित हैं इनको अपन बोलते हैं आयन, और अगर कॉमन टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये धनायन हो चाहे ऋणायन हो, इन दोनों को मिलाकर के हम कह देते हैं मूलक या रेडिकल। ठीक है, तो एक या अधिक परमाणुओं का आवेशित समूह यह हमारा कहलाएगा मूलक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए करेक्ट है। बाकी यौगिक, अभी अभी हमने कहा जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट निश्चित अनुपात में संयोग करें, जैसे H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ कंबाइन हो जाता है, यौगिक बन जाएगा जिसका नाम है जल। मिश्रण, जब हम 1 गिलास पानी में चीनी मिलाएं, 1 गिलास पानी में हमने चीनी मिलाई और अपने स्वाद के हिसाब से हम चीनी मिलाएं, जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी तब भी वो मीठा पानी होगा, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी तब भी वो मीठा पानी होगा, यानी मीठे पानी में चीनी का कॉम्बिनेशन या रेशो कोई निश्चित नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा मिक्सचर या मिश्रण। और तत्व, जब एक ही प्रकार के परमाणुओं का हम क्लम्प या गुच्छ कहें, यानी कि हमने हाइड्रोजन परमाणु लिए और हाइड्रोजन परमाणुओं का ये जो समूह है, ये हाइड्रोजन परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा, एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक से अधिक परमाणुओं का आवेशित समूह हमसे पूछा हुआ है क्या कहलाएगा, आयन या मूलक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न थे जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।